हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो वीडियो है वो हमारी पवन सीरीज पवन नोबेल की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, जी हाँ, किसकी थर्ड सेमेस्टर की हमारी आज की वीडियो होने वाली है। और वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जी हाँ, वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी वीडियो में हम पवन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सीरीज के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जी हाँ। और सब्जेक्ट होगा आपका विज्ञान, जी हाँ। साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टॉप इम्पोर्टेंट 100 जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में वीडियो के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हमने अच्छे से कराया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय हमारे प्रश्नों को। सबसे पहला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपको सोचना है, टाइम लेना है ताकि आपको भी इजीली तरीके से ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो एक्सरे का जो आविष्कार था वो किया था विलियम रोंजेन ने। किसने किया था? विलियम रोंजेन ने, जी हाँ, विलियम रोंजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। सेकंड है, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? जी हाँ, इन साधनों में जो भी साधन दे रखे हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल और ऊंट, इनमें से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? देखो ये बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ, आप बिना पढ़े भी वहां पे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और आराम से टिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी, भाई बैलगाड़ी विज्ञान की देन नहीं है, बैलगाड़ी तो ऊपर वाले की देन है। घोड़ा गाड़ी ऊपर वाले की, ऊंट ऊपर वाले की देन है। तो जो विज्ञान की देन है वो क्या है? साइकिल। जी हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा? ब साइकिल हो जाएगा। अब क्या है एजुसेट? क्या है? ये एजुकेट नहीं है, ये क्या है? एजुसेट। क्या है? तो एजुसेट जो होता है वो होता है शैक्षिक उपग्रह। ये क्या कहलाता है? शैक्षिक उपग्रह कहलाता है। अगला है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। तो कृषि उपज में जो आशातीत वृद्धि को कहते हैं वो कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। जरा कमेंट में करके बताइएगा कि हरित क्रांति के जनक जो भारत के हैं वो कौन है, किसको माना जाता है। पांचवा है, ईंधन के आधुनिक रूप। ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो ईंधन के आधुनिक रूप क्या है? मिट्टी का तेल, लकड़ी, एलपीजी, ये सभी जो है ईंधन के आधुनिक रूप हैं। ये भी मिट्टी का तेल भी जलता है, लकड़ी भी जलाने के काम आती है, एलपीजी अगर सिलेंडर की बात करें तो वो भी गैस जलाने के काम आती है। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला है, मनोरंजन के साधन है। अब मनोरंजन के साधन क्या है? कंप्यूटर है, टेलीविजन है, वीडियो गेम्स है, ये सभी मनोरंजन के साधन ही आज के ज़माने में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। देखो भाई बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव यानी कि जो पानी होता है उसको वाष्प में बदलने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। और पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाष्पन बोला जाता है। अब देखो, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है नौसाधर, कपूर, हीरा, A प्लस बी दोनों। तो देखो, ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण होता है नौसाधर होता है और कपूर भी होता है। ये दोनों ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं। तो इन दोनों का इसका उत्तर हो जाएगा A प्लस बी दोनों। अगला है, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है। जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का द्रव में जो बदल जाना होता है वो कहलाता है संघनन। जी हाँ, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिसप्रिंट कर रखा है इन्होंने, ये गलत कर रखा है कि द्रव को वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है वो वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। और ये जो संघनन होता है ये होता है कि जल वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया, यानी कि उल्टा होता है, वो संघनन कहलाती है। वहां पे मिसप्रिंट है, उसे सही कर लीजिएगा। अगला है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का जो मात्रक होता है, क्योंकि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एफ अपॉन में ए। तो एफ क्या होता है? बल, बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया का क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है, क्या होती है? 76 सेंटीमीटर। जी हाँ, 76 सेंटीमीटर समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है। अगला है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? जी हाँ,
पेशीय बल का उदाहरण नहीं है बताना है। तो कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा उठाना, ये भी क्या है, पेशीय बल का उदाहरण है। सेब का पेड़ से गिरना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। देखो जिसमें हमारी पेशियां वर्क कर रही है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो पेशीय बल का उदाहरण है। लेकिन सेब का पेड़ से गिरना ये प्राकृतिक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, सेब का पेड़ से गिरना, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? तो मशीन जो है कौन सा कार्य नहीं करती है? यथार्थ भाप लेने योग्य बनना। वो एकदम से भाप लेने योग्य नहीं बन सकती। हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाती है, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाती है, हमारे कार्य को शीघ्र करती है, लेकिन यथार्थ भाप लेने योग्य कभी नहीं बन सकती। अगला है, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो पत्ती में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर, उसकी निचली सतह पर स्थित होते हैं। अगला है, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? देखो पौधों में जो मूल रोम होता है वो हमेशा जड़ों में पाया जाता है। किसमें? जड़ों में पाया जाता है। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, दल पुंज, स्त्री केसर और बाह्य दल। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो बेसिकली पुंकेसर को बोला जाता है। किसको? पुंकेसर को बोला जाता है। एल्कीन का उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कीन का उदाहरण क्या होता है? एल्कीन का उदाहरण है आपका एथिलीन। जी हाँ, एथिलीन, एल्कीन जो उदाहरण होता है वो एथिलीन का होता है। अगला है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक है, ऑफ कोर्स में कार्बन पाया जाएगा, बहुत ही इजी है ये तो। एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है, एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है मेथेन। एल्काइन का उदाहरण क्या है? मेथेन। खमीर का उपयोग होता है, भाई खमीर का उपयोग किस में होता है? औषधि निर्माण में होता है, एल्कोहल बनाने में होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। तो ये उपरोक्त तो सभी में होता है। क्या हो जाएगा? खमीर उपयुक्त सभी में। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि, तो भोजन संरक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? निर्जलीकरण विधि। कौन सी? निर्जलीकरण विधि होती है। अगला है, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है। तो भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक कौन सा है? शीतलन की विधि। कौन सी है? शीतलन की विधि। इसमें क्या होता है? भोजन संरक्षित रहता है, भोजन खराब नहीं होता है, तो वो शीतलन की विधि होती है। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। खान एवं खनिज अधिनियम पारित कब हुआ था? सन 1948 में। अगला है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक का जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत उद्योग में किया जाता है। कहाँ पे? विद्युत उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है इसको बोलते हैं अल्प पारदर्शक, यानी आंशिक रूप से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अल्प पारदर्शक। क्या हो जाएगा? अल्प पारदर्शक। अगला है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? तो बिंदु प्रकाश स्रोत से कभी भी उपछाया नहीं बनती है। अगला है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो जब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी पर उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? भाई सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह आता है? आपका बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है। तो सबसे पहले जो ग्रह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है? ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा का सूचक है। जी हाँ, किसका? उत्तर दिशा का सूचक है। तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? आकार छोटा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण, दूरी अधिक होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऑफ कोर्स सी बात है, वो बहुत दूर है हमसे, तो इसलिए दूरी अधिक होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि दर्शन कोण बहुत ही छोटा बनता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका हो जाएगा ईंधन आर्द्र है। ईंधन जब आर्द्र होता है, सूखा होता है, तब बाहर से काली हो जाता है बर्तन। ठीक है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, ग्रेफाइट और हीरा। भाई ये दोनों ही है, ये तो सबको पता होगा कि कार्बन के दोनों अपर रूप ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। ठीक है। अगला है, हाइड्रोकार्बन बना होता है। हाइड्रोकार्बन किस किस से बना होता है? भाई कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोकार्बन का उत्तर हो जाएगा सा, कि ये दोनों से मिलकर बना होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एथेन होते हैं और मेथेन दोनों होते हैं, तो ए प्लस बी दोनों हो जाएंगे। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिकों में ए प्लस बी दोनों में, केवल अपने अपर रूपों में। तो प्रकृति में जो कार्बन होता है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिकों में भी पाया जाता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सा ए प्लस बी दोनों। अगला है नीचे दिए गए पदार्थों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? तो नमक में कभी भी कार्बन नहीं पाया जाता। आपको रोटी में मिल सकता है, चीनी में मिल सकता है, गेहूं की वजह से, और चीनी में मिल सकता है आपको, और कोयला में मिल सकता है। तो गेहूं की वजह से रोटी में और चीनी में और कोयले में मिल सकता है, कोयले में तो होता ही है, लेकिन नमक में आपको कभी भी कार्बन नहीं मिल सकता। अगला है एलपीजी। कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? देखो बहुत ही ईजी है। जो एलपीजी कुकिंग गैस होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है। किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपको डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज। ध्वनि की माप की जाती है, ध्वनि की माप हमेशा डेसिबल में की जाती है। किसमें? डेसिबल में की जाती है। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है, बहुत ही ईजी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होता है। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? ठीक है, डायबिटीज किसकी मात्रा अधिक होने से होती है? तो ग्लूकोज की ज़्यादा अधिक मात्रा होने से मधुमेह रोग होता है। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो गर्भावस्था में उनको डायबिटीज होने की, मधुमेह होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है मधुमेह रोग है क्या है? क्षय, वंशानुक्रम, संक्रामक या फिर असंक्रामक? तो ये वंशानुक्रम रोग होता है मधुमेह। मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन, पैरासीटामोल, विटामिन डी या फिर एम्पीसिलिन? तो सबको पता है ये वाली बात कि इंसुलिन दवाई में दी जाती है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो जो उच्च रक्तचाप होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, भाई ये तो सबको पता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? तो लगभग 60 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार होता है। अगला है प्रकृति की रचना है, तो प्रकृति की रचना क्या है? मनुष्य भाई प्रकृति की रचना है, जीव जंतु प्रकृति की रचना है, पेड़ पौधे भी प्रकृति की रचना है, उपरोक्त सभी जो है वो प्रकृति की रचना है। बर्फ का तापमान क्या कितना होता है? बर्फ का तापमान सबको पता है कि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं, द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। देखो ये वाली बात आ गई कि जल जब वाष्प में बदलता है तो क्या वो कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और जब जल वाष्प द्रव में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, और सॉल्व करने के बाद 36 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, C-5/9/F, इस तरीके से जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे? फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगला है किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है, तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्वारा, गतिज ऊर्जा द्वारा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा द्वारा के योग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में हमेशा अणु जो होते हैं गति कर रहे होते हैं, तो गतिज ऊर्जा द्वारा उसका ताप निर्धारित होता है। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या? इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है और किसी पदार्थ को हम नहीं ले सकते। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में होती है। सूर्य का ताप नापा जाता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे नापा जाता है? तो सूर्य का ताप उत्ताप मापी से द्वारा नापा जाता है। किसके? उत्ताप मापी। ठीक है, अगला है वस्तु ए का द्रव्यमान वस्तु बी से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किसका ताप अधिक होगा? भाई देखो, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, और उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी तो यदि उसको ऊष्मा देंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे अधिक होगा। तो इसका ए जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान अधिक है वो अधिक होगा। ठीक, अगला है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। जी हाँ, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को गर्म करने पर पानी का ताप होगा, पानी का ताप तो भैया उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, जब गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक यानी कि सुचालक मतलब वो होता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह इजीली हो जाए, तो ऊष्मा का जो सुचालक है वो क्या है? लकड़ी, कांच, तांबा, कागज। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा जो है वो ऊष्मा का सुचालक है, वरना लकड़ी में ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, कांच में नहीं हो सकती और कागज में नहीं हो सकती। अगला है द्रवों में ऊष्मा का संघटक होता है, तो द्रवों में ऊष्मा का जो संघटक होता है वो चालन द्वारा होता है।
किसके द्वारा? चलन द्वारा। 3 विधियां होती है बेसिकली, चालन, संवहन और विकिरण। तो द्रवों में जो ऊष्मा का संघटक होता है वो चालन द्वारा होता है। सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, हवा द्वारा और वाष्पन द्वारा। ऑफकोर्स सी बात है विकिरण द्वारा। क्लास 11th में हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है तो वो विकिरण द्वारा, यानी कि ऐसी ऐसी किरणों द्वारा, ऐसी ऐसी किरणों द्वारा। ठीक। अब है कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि देखने में अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। खर्च कम होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हैंडल गर्म ना हो, भाई हैंडल गर्म नहीं हो इसीलिए तो हम प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं या चीनी मिट्टी का हैंडल लगाते हैं, क्योंकि अगर हैंडल नहीं लगाएंगे तो वो लोहा पूरा गर्म हो जाएगा और हाथ जल जाएगा। तो इसलिए कुकर में प्लास्टिक का हैंडल या चीनी मिट्टी का हैंडल लगा होता है। क्यों? क्योंकि हैंडल गर्म ना हो। किस किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? भाई ऐसा कौन सा ठोस है जिसको गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? तो एल्यूमिनियम जो होता है उसको गर्म करने पर ऑफकोर्स सी बात है उसका आयतन बढ़ जाएगा। और गर्म लोहे को गर्म करेंगे तो वो तो गर्म है ही है पहले से, उसका तो बढ़ा ही हुआ है पहले से, उसकी लंबाई में तो वृद्धि हो ही जाएगी इसके अणुओं की वजह से। अब दीप्त वस्तु है, दीप्त वस्तु यानी कि प्रज्वलित बोला जाता है। मोमबत्ती, चांद, दर्पण या कागज। ऑफकोर्स सी बात है मोमबत्ती जो है वो दीप्त प्रकाश कर रही है तो दीप्त वस्तु है। अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह से नहीं होगा? क्या मतलब? अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा, यानी कि उसकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल वैसी नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। देखो एच जो है वैसा ही बन जाएगा, वी वैसा ही बन जाएगा, एम वैसा ही बन जाएगा, लेकिन एन जो होगा वो उल्टा बन जाएगा तो शीशे के सामने। तो एन जो होगा बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा। अगला है तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे? रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, आघात से। आघात मतलब मारना उसमें। तो तबले में ऑफकोर्स सी बात है हम हाथ मारते हैं जो तबले वाले, उससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? रगड़ने से, आघात से, खींचने से, फूंक मारने से। आपने देखा हो खींचने से सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है। ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है, तो 1/10 सेकंड कम से कम अंतराल होना चाहिए। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं जुगनू, सूर्य, तारे, ये सभी क्या हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑफकोर्स सी बात है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कभी कभी हम दाब लगा देते हैं लेकिन नहीं, आपको वायुमंडलीय दाब याद रखना है। जी हाँ, उत्तर दा याद रखना है, वायुमंडलीय दाब। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? मेन वायु प्रदूषण। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का? मेन वायु प्रदूषण कारण होता है। अगला है निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो ये 2016 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो C2H2 जो होता है वो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। आप कमेंट में बताएंगे कि CH4 किसका रासायनिक सूत्र होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसे बनता है? अवतल दर्पण बनता है ऐसे, अवतल दर्पण बनता है ऐसे। ठीक। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, कहाँ पे? जैसे वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु जो आपकी रखी है वो मुख्य फोकस यानी कि यहाँ पे फोकस है और वक्रता केंद्र अगर यहाँ पे है तो इन दोनों के मध्य में रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। एक तो कैसा बनेगा आपका? उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका उत्तर हो जाएगा असही हो जाएगा। अगला है हरित लवक रहित पौधों का समूह है शैवाल, कवक, अनावृत बीज या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा कवक। हरित लवक रहित पौधों का जो समूह होता है वो कवक होता है। अगला है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आवृत्ति। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। उसके बाद है वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब जो होगी वो चारों दिशाओं में, उसे कोई भेदभाव नहीं करती, वो तो भाई चारों दिशाओं में है। तो वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। तो अक्रिस्टलीय कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हो जाएंगे सुगर चारकोल। क्या है? सुगर चारकोल। जी हाँ, अक्रिस्टलीय कार्बन।
और सिर्फ कार्बन की बात होती है तो ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी क्या है, कार्बन के रूप होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। क्या? अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी, देखो ऐसे करके, ऐसे शृंग शृंग, ये होते हैं शृंग शृंग, ये होते हैं गर्त गर्त। तो शृंगों के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है तरंग दैर्घ्य। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का जो विभाजन स्केल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का। जी हाँ, डॉक्टरी थर्मामीटर में इतना ही होता है। नेक्स्ट है 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? पेचिस मतलब निम्न में से किस जीव की वजह से होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत लंबा सा नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है वो पेचिस नामक बीमारी में इसके वजह से, सूक्ष्म जीव की वजह से होती है। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबा दें और उस पर लगाने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार, अतः वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो देखो, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबा दें तो उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होगा वो बराबर होगा वस्तु के भार के। तो जो वस्तु होगी भाई, दोनों बराबर हो गए, जब दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब वो सतह पर आ जाएगी। तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगी? सतह पर तैरेगी, वस्तु सतह पर तैरेगी। सॉरी। ऊष्माधारिता का मात्रक है, तो ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। कंडुआ रोग लगता है, तो जो कंडुआ रोग लगता है वो गेहूं में लगता है। गेहूं जब सड़ जाते हैं तो उनमें कंडुआ रोग लगता है। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। क्या? प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। तो लाल रुधिर कणिका की, किसकी? लाल रुधिर कणिका की। अगला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? देखो भाई, अभी पढ़ा था एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, देखो हमने फॉर्मूला देखा था शुरुआत में F/A। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिलंबवत बल को प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दाब, हो जाएगा उत्तर। अगला है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। तो गन्ने के जो रस होता है पीला पीला सा होता है, उसको रंगहीन करने के लिए, सफेद करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो जंतु चारकोल उसमें प्रयुक्त किया जाता है। अगला है घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? बहुत ही ईजी है, वाष्पन के द्वारा जो होता है घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। एजुसेट क्या है? अभी ऊपर पढ़ा था, एजुसेट जो होता है वो शैक्षिक उपग्रह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया है, इसलिए याद कर लीजिएगा। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निचली सतह पर। कहाँ पर? निचली सतह पर। दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, दो पैर से खड़े होने पर और लेटने पर। देखो, दो पैर से लेटने पर बिल्कुल कम होगा, बैठने पर नहीं होगा, लेटने पर नहीं होगा। तो एक पैर से खड़े होने पर दाब जो होता है वो बहुत अधिक लगेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? रोटी में, नमक में, चीनी में, कोयले में। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। तो नमक में कभी भी जो होता है कार्बन नहीं पाया जाता। अब ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ठोस में सबसे अधिक होती है। आपको याद रखना है, ठोस में सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। तो पास्कल का जो नियम होता है वो दाब से संबंधित होता है। ठीक है, पास्कल का जो नियम होता है वो दाब से संबंधित होता है। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। किसका हो जाता है? अभी पढ़ा था इंसुलिन का। किसका? इंसुलिन का। अगला है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है भाई? अवतल दर्पण कैसा होता है? बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में तो पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। तो ये किसकी वजह से बनता है? जीवाणुओं की वजह से। जी हाँ, जीवाणुओं की वजह से। देखो 2019 में भी आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित लवक पाया जाता है। तो वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। किसमें? वनस्पति कोशिका में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑफकोर्स सी बात है, ग्राहम बेल ने किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप होता है वो होता है हीरा। क्या होता है? क्रिस्टलीय रूप तो हीरा ही होता है। अगला है द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है, क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। तो देखो, आज की वीडियो में हमने 102 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं।
जो कि सारे ऑब्जेक्टिव हैं पवन सीरीज़ के, ये सारे ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे और 4th सेमेस्टर की सीरीज़ भी हमारी चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।